Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with underwriting of shares. आज अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. Starting today's class with question 2. Question 2. PL Limited incorporated on 1st June 2022 issued a prospectus inviting applications for 5 lakh equity shares of rupees 10 each at a premium of 10%. ठीक है. तो पीएल लिमिटेड ने कितना शेयर्स इश्यू किया है? 5 लाख. फेस वैल्यू एक शेयर का कितना है? ₹10. इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम 10% ऑफ ₹10 ₹1 है, तो इश्यू प्राइस ₹11. The whole issue was fully underwritten by A, B, C and D. होल इश्यू मतलब 5 लाख का 5 लाख शेयर्स. 5 लाख शेयर्स इश्यू किए, तो 5 लाख का 5 लाख शेयर्स was fully underwritten by A, B, C and D as follows. तो A ने 2 लाख शेयर्स को अंडरराइट किया, B ने 1,50,000 शेयर्स को अंडरराइट किया, C ने 1 लाख शेयर्स को अंडरराइट किया एंड डी ने 50,000 शेयर्स को अंडरराइट किया. हो गया ना टोटल में 5 लाख. तो ये ए बी सी और डी का क्या है? ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ शेयर्स विच हैज बीन अंडररिटन बाय एन अंडरराइटर. तो ए ने 2 लाख शेयर्स अंडरराइट किए, तो ए का ग्रॉस लाइबिलिटी 2 लाख है. बी ने 1,50,000 शेयर्स अंडरराइट किए, तो बी का ग्रॉस लाइबिलिटी 1,50,000 है. सी का 1 लाख है, डी का 50,000 है. ठीक है. नेक्स्ट. Applications were received for 4,50,000 shares. Applications कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुए? 4,50,000 शेयर्स. यानी in total applications received is equal to 4,50,000, of which marked applications were as follows. Of which marked applications were as follows. यानी 4,50,000 का जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने हैं? मार्क्ड एप्लीकेशंस का मतलब क्या? जो एप्लीकेशंस अंडरराइटर्स पब्लिक से लेकर आते हैं, उन एप्लीकेशंस पर अंडरराइटर्स खुद का स्टैंप लगा देते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मार्क्ड एप्लीकेशन. जिससे ये पहचान में आ सके कि कौन से अंडरराइटर ने कितना एप्लीकेशंस पब्लिक से उठाया है. तो ए का मार्क्ड एप्लीकेशन 2,20,000 है, बी का मार्क्ड एप्लीकेशन 90,000 है, सी का मार्क्ड एप्लीकेशन 1,10,000 है एंड डी का मार्क्ड एप्लीकेशन 10,000 है. ये इनका मार्क्ड एप्लीकेशन है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस? What is the total number of marked applications? 2,20,000 plus 90,000 plus 1,10,000 plus 10,000. कितना आ रहा है टोटल में? बताओ. कैलकुलेटर साथ में रखा करो जब भी क्लास करने बैठ रहे हैं. Sir, 4,30,000. So 4,30,000. 4,30,000. 4,30,000. So 4,30,000 marked applications है.
टोटल में कितना एप्लीकेशंस रिसीव हुए? 4,50,000। 4,50,000 एप्लीकेशंस में से 4,30,000 इज मार्क्ड एप्लीकेशंस, तो बाकी बचा 20,000 is unmarked applications. 4,50,000 is the total applications received, जिसमें से marked applications 4,30,000, तो बाकी 20,000। 4,50,000 minus 4,30,000, 20,000 is unmarked applications. Unmarked applications कौन लेकर आता है? कंपनी लेकर आता है पब्लिक से। तो जो एप्लीकेशंस पब्लिक से कंपनी कलेक्ट करता है उसमें किसी किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता है, तो उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस पब्लिक से कंपनी उठाता है, इसमें किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता है, इसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बोलते हैं। अच्छा, कंपनी ने जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस उठाया है, इससे अंडरराइटर्स का काम बढ़ जाएगा या कम होगा? अंडरराइटर्स का काम कम हो जाएगा, उनका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी कम हो जाएगा तो अंडरराइटर्स को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट मिलेगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट अंडरराइटर्स को किस रेशियो में देंगे? जिस रेशियो में उन्होंने शेयर्स को अंडरराइट किया है, यानी कि इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। तो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या है? 20:15 10 5। 20:15 10 5। इसको रिड्यूस करके बताओ कितना आ रहा है? 4:3:2:1। रिड्यूस करके बताओ कितना आ रहा है? 4:3:2:1। तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट अंडरराइटर्स को दे देंगे, यानी उनका जो लायबिलिटी है उससे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करेंगे। 4:3:2:1 के रेशियो में बांटकर लेस करेंगे। ठीक है। It was agreed that underwriters be paid commission at 5% on the issue price। यानी अंडरराइटर्स का कमीशन कितना है? इशू प्राइस का 5%। इशू प्राइस कितना रख के रखा है कंपनी ने? 11 रुपीज। 11 रुपीज। जो जितना शेयर्स अंडरराइटर्स ने अंडरराइट किया है, ए ने जैसे 2 लाख शेयर्स अंडरराइट किया, तो ए को 2 लाख शेयर्स के इश्यू प्राइस पर 5% कमीशन मिलेगा। ए ने 2 लाख शेयर्स अंडरराइट किया, ए को 2 लाख शेयर्स के इश्यू प्राइस पर 5% कमीशन मिलेगा। यानी ए का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख इंटू 11 इंटू 5%। ये ए का कमीशन है। बी का कमीशन 1,50,000 इंटू 11 इंटू 5%। सी का कमीशन 1 लाख इंटू 11 इंटू 5%। डी का कमीशन 50,000 इंटू 11 इंटू 5%। क्लियर? अच्छा, Yes, sir, क्वेश्चन ने definitely. क्या पूछा है? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लाइबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। यानी अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? जितना भी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है ना, अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडरराइटर्स। तो जितना अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है उनको सब्सक्राइब कौन करेगा? अंडरराइटर्स। वही उनका
नेट लाइबिलिटी है। अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था? 5 लाख। कंपनी ने इन टोटल कितना शेयर्स इशू किया था? 5 लाख। और कंपनी को एप्लीकेशंस कितने शेयर्स का रिसीव है? इन टोटल 4 लाख 50। तो कंपनी ने 5 लाख शेयर्स इशू किया था और एप्लीकेशंस 4 लाख 50,000 शेयर्स का रिसीव हुआ है। यानी जो बैलेंस 50,000 है, 5 लाख माइनस 4 लाख 50, 50,000 है। ये 50,000 इज अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। कंपनी ने 5 लाख शेयर्स इशू किया था, एप्लीकेशन 4 लाख 50 शेयर्स के लिए रिसीव हुए, यानी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स 50,000 का है। तो ये अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को कौन सब्सक्राइब करेगा? अंडरराइटर्स। क्या किसी रेशियो में सब्सक्राइब करेंगे? आंसर इज नो। अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 50,000 जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है, ये 50,000 अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स में से ए कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, बी कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, सी कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, डी कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। ये इनका नेट लाइबिलिटी है। तो नेट लाइबिलिटी का मतलब अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स में से अंडरराइटर्स कितना कितना शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे, वो उनका नेट लाइबिलिटी है। तो अपने को नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है। यानी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स में से अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है, कौन से अंडरराइटर को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है, वो कैलकुलेट करना है। ए को कितना करना है, बी को कितना करना है, सी को कितना करना है, डी को कितना करना है। और क्या है? And to give necessary journal entries for the transactions including cash transactions। जर्नल एंट्रीज अपने को नहीं करना है, नहीं आता है। तो जर्नल एंट्रीज का पार्ट को अवॉइड करो, ये नहीं आता है। ठीक है। चलो, पहले अपने नोट देंगे। नोट 1 क्या चीज का होगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैलकुलेट करने का नोट देंगे। नोट 2 क्या चीज का होगा? जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स है, वो कैलकुलेट करने का नोट 2 होगा। तो पहले नोट 1 एंड नोट 2 देंगे, देन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट लाइबिलिटी। टोटल नंबर ऑफ applications received is equal to 4 lakh 50। Total number of marked applications is equal to 2 lakh 20 plus 90,000 plus 1 lakh 10,000 plus 10,000 is equal to 4 lakh 30,000। तो टोटल एप्लीकेशंस 4 lakh 50,000 का रिसीव हुआ है, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस 4 lakh 30,000 है। तो बाकी बचे 20,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है।
तो नंबर ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस 4,30,000 इज इक्वल टू 20,000। नोट टू क्या चीज का बनाना है? अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को कैलकुलेट करने का बनाना है। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, कितना शेयर्स इशू किया? 5 लाख। और इन टोटल कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं? 4,50,000। तो 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया था, एप्लीकेशंस 4,50,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुए। तो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 50,000। एक लाइन आप लोग और ऐड कर सकते हैं इसमें। नोट 1 में द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड applications will be given to the underwriters in the ratio of gross liability. That is 20 is to 15 is to 10 is to 5। रिड्यूस करके कितना आ रहा है? 4 is to 3 is to 2 is to 1। ये वाला लाइन लिख भी सकते, एग्जाम में नहीं भी लिख सकते, बट मैं रेकमेंड करूंगा लिख देना। तो थोड़ा नीचे कीजिए ना, नोट टू तक। नोट टू तो दिखाई दे रहा है। चलो, अब नेट लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। करने के लिए टेबल बनाएंगे। नेट लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल शुरू किससे करें? ग्रॉस लाइबिलिटी से। जितना जितना शेयर्स अंडरराइटर्स ने अंडरराइट किया है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स से टेबल को शुरू करें। यानी जिसने जितना शेयर्स को अंडरराइट करके जितना काम लिया है, उससे शुरू करेंगे। ग्रॉस लाइबिलिटी से शुरू करेंगे। तो पहले ग्रॉस लाइबिलिटी। ए का कितना है? 2 लाख। बी का 1,50,000।
सी का 1 लाख, डी का 50,000। फिर ग्रॉस लाइबिलिटी लिखने के बाद क्या करें? नेट लाइबिलिटी कंप्यूट करना है। शुरू किससे किए? ग्रॉस लाइबिलिटी से। तो नेट लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए ग्रॉस लाइबिलिटी से अपने कुछ लेस करेंगे। क्या लेस करें? मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस यानी जितना एप्लीकेशंस अंडरराइटर्स ने पब्लिक से लाया है, तो उन एप्लीकेशंस पर अंडरराइटर्स खुद का स्टैंप लगा देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कौन से अंडरराइटर ने कितना एप्लीकेशंस लाया है। तो जिस अंडरराइटर ने जितना एप्लीकेशन लाया है पब्लिक से, उतना से उनका लाइबिलिटी को कम कर देंगे। जिस अंडरराइटर ने जितना एप्लीकेशंस पब्लिक से लाया है, जिसका जितना मार्क्ड एप्लीकेशंस है, उसके लाइबिलिटी को उतना से कम कर देंगे। तो ग्रॉस लाइबिलिटी माइनस मार्क्ड एप्लीकेशंस। ए का मार्क्ड एप्लीकेशंस 2,20,000। ए का ए से माइनस करना है, बी का बी से माइनस करना है, सी का सी से माइनस करना है, डी का डी से माइनस करना है। मार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करने के बाद अपने क्या करेंगे? कंपनी ने पब्लिक से जो एप्लीकेशंस लाया है, उठाया है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, जिसमें किसी भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होता है, तो कंपनी ने जो एप्लीकेशंस पब्लिक से उठाया है अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, वो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस होने से अंडरराइटर्स का काम कम हो जा रहा है, उनका लाइबिलिटी कम हो जा रहा है। तो अब क्या माइनस करेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस का बेनिफिट अंडरराइटर्स को किस रेशियो में मिलेगा? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में मिलेगा। जिस अंडरराइटर ने जितना शेयर्स अंडरराइट किए हैं, जिसका जितना ग्रॉस लाइबिलिटी है, जिसने जितना रिस्क लिए, बेनिफिट रिटर्न भी उसको उस रेशियो में मिलेगा। तो 4:3:2:1 के रेशियो में अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस करेंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने हैं? 20,000। 20,000 को 4:3:2:1 के रेशियो में बांट कर माइनस करो। अब नेट अमाउंट कैलकुलेट करो, लिखना कुछ नहीं है, नेट अमाउंट बस कैलकुलेट करो। ए का -28,000 आ रहा है, बी का 54,000 प्लस, सी का -14,000, डी का +38,000। यानी किसने ज्यादा काम किया है? एएनसी ने। एएनसी का जितना ग्रॉस लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस उन्होंने पब्लिक से उठाया है। तो ए और सी ने जितना उनका ग्रॉस लायबिलिटी है उससे ज्यादा काम किया है, तो उनका एक्सेस हो रहा है, सरप्लस हो रहा है। ए और सी के ज्यादा काम करने से
किसका काम कम हो रहा है? बी एंड सी का काम कम हो रहा है, बी एंड डी का काम कम हो रहा है। ए एंड सी का, ए एंड सी के ज्यादा काम करने से, ए एंड सी के ज्यादा काम करने से बी एंड डी का काम कम हो रहा है, बी एंड डी का काम कम हो रहा है। तो ए एंड सी का सरप्लस का बेनिफिट अपने बी एंड डी को दे देंगे। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। बी का ग्रॉस लाइबिलिटी 1,50,000 है, डी का ग्रॉस लाइबिलिटी 50,000 है। तो बी और डी का ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या हुआ? 3:1। बी का ग्रॉस लाइबिलिटी 1,50,000 है, डी का ग्रॉस लाइबिलिटी 50,000 है। तो बी और डी के ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो क्या हो गया? 3:1। तो ए एंड सी का जो सरप्लस है उसका बेनिफिट अपने बी एंड डी को देंगे इन द रेशियो 3:1। तो 3:1 के रेशियो में अपने बी और डी से माइनस कर देंगे। ए का सरप्लस कितना है? 28,000। सी का सरप्लस कितना है? 14,000। तो टोटल सरप्लस कितने हो गए? 42,000। ए का सरप्लस 28,000, सी का सरप्लस 14,000। तो टोटल सरप्लस 42,000। तो 42,000 का जो सरप्लस है ए एंड सी का मिलाकर वो अपने बी एंड डी के बीच में बांट देंगे इन द रेशियो 3:1। लेस surplus of A and C given to B and D in the ratio 3:1। करो 42,000 को 3:1 के रेशियो में बांटो। कितना आ रहा है? बी का शेयर कितना आ रहा है? सर 31,500। 31,500 करेक्ट आंसर है। और डी का शेयर सर 10,500। 10,500। तो बी से 31,500 माइनस किया, डी से 10,500 माइनस किया, और ए और सी में क्या कर रहे हैं अपने? जीरो करने के लिए +28,000 +14,000। अब फिर से नेट अमाउंट निकालो। ए का 0 आ रहा है, बी का 22,500, सी का 0 आ रहा है, सी का 0 आ रहा है, डी का 27,500, बी का 22,500, डी का 27,500। ए एंड सी का 0 आ रहा है। 22,500 प्लस 27,500 कितना होता है? 50,000। 50,000 क्या है? अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स का नंबर। नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? ये रहा नोट 2 में निकाला है, 50,000। तो ये अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स 50,000 जो है उसमें से बी को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है? 22,500
डी को 27,500। तो ये बी और डी का नेट लाइबिलिटी है। ये बी और डी का नेट लाइबिलिटी है। नेट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स में से अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। कौन से अंडरराइटर को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। कौन से अंडरराइटर्स को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है फ्रॉम द अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। तो ए को 0 करना है, बी को 22,500 करना है, सी को 0 करना है, और डी को 27,500 करना है। 22,500 प्लस 27,500 इज 50,000। उतना ही हमारा अनसब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स है। तो नेट लायबिलिटी निकल गया। अब बोलो, इस पॉइंट तक किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। किसी को सर हाँ बेटा बोलो। हम पूछ सकते हाँ हैं। बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने सर्कुलर ए और सी का वैसे बांटा था ना, एक साथ, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ए का अलग और सी का अलग वैसे बांट सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उससे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट वही है ना कि उससे आपका मेहनत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक लाइन ओ, का मेहनत और ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं होगा, एक लाइन का मेहनत और ज्यादा हो जाएगा। ओके। केशव सर होगी बोल रहे कि सर ए का 28,000 का सरप्लस है, उसको अपने बी और डी में बांटेंगे। और सी का 14,000 का सरप्लस है, उसको बी और डी में बांटेंगे। तो अलग अलग बांट सकते हैं। आंसर इज यस। बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा, बुक में जो प्रोसेस बताया हुआ है उसको फॉलो ना करें। उससे अपने प्रॉब्लम में आ सकते एग्जाम में। बिकॉज बुक में आंसर सिंपल वे में सॉ आंसर सिंपल वे में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन का आंसर सिंपल वे में नहीं दिया हुआ है। अपनी चीजों को जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैंने जैसे आपको कराया, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वैसे ही करो। बिकॉज अपने सीयू का पेपर्स को चेक करते हैं तो हमें पता है कि सीयू का क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो जो सीयू का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। तो उसको फॉलो करो, वही बेस्ट है। ठीक है, डन। अभी क्वेश्चन नंबर 3। तो सर, हाँ बेटा बोलो। सॉरी, मैं खाली ये बोलना चाह रहा था, वो जो अब वहाँ पे लिखा था ना, अंडर राइटर को कमीशन पे करने होगा 5%, उसका कोई काम नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, कैलकुलेट कमीशन कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी ना बोला। बोला है क्या? नहीं ना। नहीं। नहीं बोला है। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला, बट जर्नल एंट्रीज अपने को नहीं पास करना है। एग्जाम में जर्नल एंट्रीज नहीं आते हैं। चलो, जर्नल एंट्रीज अगर पास करना होता ना तब शायद कमीशन कैलकुलेट करना पड़ता अपने को।
बट अपने को तो जनरल पास नहीं करना है। क्वेश्चन ने भले ही पूछे है, बट एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए नहीं देता। तो कमीशन कैलकुलेट करके कोई मतलब ही नहीं है, क्या करेंगे। प्रॉब्लम 3, द फॉलोइंग अंडरराइटिंग टुक प्लेस फॉर जेड लिमिटेड who invited applications for 10,000 shares of rupees 10 each। तो Z लिमिटेड ने कितना शेयर्स इशू किया है? 10,000 शेयर्स इशू किया है। इसको तीन अंडरराइटर्स ने अंडरराइट किया है। X ने कितना शेयर्स अंडरराइट किया है? 6,000। Y ने कितना शेयर्स अंडरराइट किया है? 2,500। Z ने कितना शेयर्स अंडरराइट किया है? 1,500। तो X ने 6,000 शेयर्स, Y ने 2,500 शेयर्स, Z ने 1,500 शेयर्स को अंडरराइट किए। तो ये इनका ग्रॉस लाइबिलिटी है। इन एडिशन, इन एडिशन देयर वर फर्म अंडरराइटिंग एज फॉलोज। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे लास्ट क्लास मैंने एक्सप्लेन किया था कि कभी कभी इशू इतना स्ट्रांग होता है ना कि अंडरराइटर्स खुद शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। पब्लिक तो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए उतारू है ही। अंडरराइटर्स खुद भी शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, बट अंडरराइटर्स को शेयर सब्सक्राइब करने का मौका, चांस कब मिलता है? व्हेन द इशू इज अंडर सब्सक्राइब्ड। व्हेन द इशू इज अंडर सब्सक्राइब्ड यानी पब्लिक से कम एप्लीकेशंस रिसीव हुए, बट इशू काफी स्ट्रांग इशू, अच्छी कंपनी का बड़ा इशू है, बड़ी कंपनी का बड़ा इशू है, तो पब्लिक इज लार्जली इंटरेस्टेड टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स। तो ऐसे केस में अंडर सब्सक्रिप्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है या नहीं है? ओवर सब्सक्रिप्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो इन दैट केस अंडरराइटर्स को शेयर सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो कोई शेयर्स बचेंगे ही नहीं शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। बट इशू काफी स्ट्रॉन्ग, तगड़ा इशू है, तो अंडरराइटर्स को खुद कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है। अंडरराइटर्स को खुद कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाना है, बट वही है कि ओवर सब्सक्राइब हो गया तो ऐसे सिचुएशन में अंडरराइटर्स कभी कभी क्या करते हैं, वे कंपनी को पहले से अपने लिए शेयर्स प्री बुक करवा लेते हैं। अपने लिए शेयर्स प्री बुक करवा लेते हैं। कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट अलग से एंटर करते हैं, एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं कि चाहे इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो या अंडर सब्सक्राइब्ड हो, अंडरराइटर्स खुद इतने शेयर्स को परचेज करेंगे ही करेंगे। परचेज करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरराइटर्स इतना इतना शेयर्स खुद परचेज करेंगे ही करेंगे। तो अंडरराइटर्स गिव अ कॉन्ट्रैक्चुअल कंफर्मेशन, कंफर्म कर रहे हैं, पक्का वाला प्रॉमिस कर रहे हैं, पक्का वाला प्रॉमिस कर रहे हैं, पिंकी प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम इतना इतना शेयर्स को खुद खरीदेंगे खरीदेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिस टाइप ऑफ अंडरराइटिंग इज कॉल्ड फर्म अंडरराइटिंग। फर्म मींस पक्का वाला प्रॉमिस। तो दिस टाइप ऑफ अंडरराइटिंग इज कॉल्ड फर्म अंडरराइटिंग। तो एक्स ने 800 शेयर्स का फर्म अंडरराइटिंग दिया है, यानी एक्स 800 शेयर्स खरीदेगा ही खरीदेगा। वाई ने 300 और जेड ने 1000 शेयर्स।
का फर्म अंडर राइटिंग दिया है, यानी वे लोग इतना इतना शेयर्स को खुद परचेज करेंगे ही करेंगे। जब खुद परचेज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इनका काम वे खुद ही कम कर रहे हैं। जब खुद ही शेयर्स को परचेज कर रहे हैं तो खुद का काम खुद ही कम कर रहे हैं, खुद का काम खुद ही कम कर रहे हैं। इनका लाइबिलिटी अपने फर्म अंडरराइटिंग से लेस कर देंगे, इनका ग्रॉस लाइबिलिटी अपने फर्म अंडरराइटिंग से लेस कर देंगे। जब खुद ही शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वे खुद का काम खुद ही कम कर रहे हैं, तो इनके ग्रॉस लायबिलिटी को अपने फर्म अंडरराइटिंग से लेस कर देंगे। एक्स का एक्स से लेस करेंगे, वाई का वाई से लेस करेंगे, जेड का जेड से लेस करेंगे। ठीक है, तो एक्स में से 800 शेयर्स को माइनस करेंगे, वाई में से 300 शेयर्स को माइनस करेंगे, जेड में से 1000 शेयर्स को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग was 7100, यानी टोटल एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुआ है? 7100, इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, यानी अंडरराइटर्स ने जो शेयर सब्सक्राइब किया है, फर्म अंडरराइटिंग वाला शेयर सब्सक्राइब किया है, अंडरराइटर्स ने जो फर्म अंडरराइटिंग वाला शेयर सब्सक्राइब किया है उसको इंक्लूड करके 7100 शेयर्स का एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव है। फर्म अंडरराइटिंग कितने शेयर्स का है टोटल में? 800 plus 300 plus 1000 is how much? 2100, 2100। तो 7100 में 2100 फर्म अंडरराइटिंग का है, 7100 में 2100 फर्म अंडरराइटिंग का है। ठीक है, and the forms included the following marked forms, and the forms applications included the following marked applications। तो marked applications x का 1000 है, y का 2000 है, z का 500 है। तो टोटल मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने हो गए? 3500। टोटल मार्क्ड एप्लीकेशंस कितने हो गए? 3500। समझ में आया ना? अब ध्यान से सुनो, कंपनी को इन टोटल कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं? 7100। कंपनी को इन टोटल कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए? 7100। ये 7100 के टोटल एप्लीकेशंस में से फर्म अंडरराइटिंग वाला कितना है? 2100। मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है? 3500। तो 7100 का टोटल एप्लीकेशंस में से फर्म अंडरराइटिंग 2100, मार्क्ड एप्लीकेशंस 3500, तो बाकी बचा कितना एप्लीकेशंस हो रहा है? 1500 वेरी गुड। 1500 क्या है बेटा बताओ? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। Unsubscribed. एक्सेलेंट। तेरी का जय अनमोल, माथा चूम ले मन करता है ना? Sorry sir, sir, unmarked हट, application. Sir, बुड़बक। गलती से होगा. अब अंकुश को हंसी आ रहा होगा। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, तो 1500 क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो 1500 अनमार्क्ड एप्लीकेशंस है। ठीक है, सो टोटल एप्लीकेशंस 7100 है, जिसमें से फर्म अंडरराइटिंग 2100, मार्क्ड एप्लीकेशंस 3500 और बाकी बचे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस 1500। टोटल में 7100 एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है। कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया था? 10,000 शेयर्स इशू किया था। 10,000 शेयर्स इशू किया था। एप्लीकेशंस कितना रिसीव हुए? 7100। तो इशू अंडर सब्सक्राइब्ड है,
तो व्हाट इज द नंबर ऑफ अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स? 2900। 2,900. 2900. 10,000 minus 7,100 is equal to 2,900. So 2,900 is unsubscribed number of shares, जिसको कौन सब्सक्राइब करेगा? एक्स वाई एंड जेड। तो अपने को टेबल बनाकर कैलकुलेट करना है कि अनसब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स 2,900 है, 2,900 है। 2009 में से एक्स कितना, वाई कितना, जेड कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, वो उनका नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। समझ में आया ना? क्वेश्चन क्लियर? Yes, sir. अभी अपने Yes, क्या sir. करेंगे? पहले नोट 1 नोट 2 लिखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। नोट 1 क्या चीज का है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को कैलकुलेट करने का है। नोट 2 क्या चीज का दोगे? अनसब्सक्राइब शेयर्स को कैलकुलेट करने का दोगे। नोट 1, टोटल नंबर ऑफ फर्म अंडरराइटिंग। 800 plus 300 plus 1,000 is equal to 2,100. Total number of marked applications. 1,000 plus 2,000 plus 500 is equal to 3,500. Total number of applications received is equal to 7,100. Therefore, number of unmarked applications. $7,100 minus 2,100 minus 3,500 is equal to 1,500. अब नोट 2, अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स issued is equal to 10,000. Number of total number of applications. Total number of applications received is equal to 7,500. Therefore, number of unsubscribed shares is equal to 10,000 minus 7,100 is equal to 2,900. अब नोट 1 जो है ना, जहां पर अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को कैलकुलेट किए, वहां पर एक लाइन आप लोग और ऐड कर सकते हो, दैट इज
The benefit of unmarked applications will be given to the individual underwriters in the ratio of gross liability. नोट 1 जहां पर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैलकुलेट किए, वहां पर आप चाहे तो, रिक्वायर्ड नहीं है, अगर चाहे तो एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस विल बी गिवन टू द अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ये लाइन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। शुरू किससे करना है स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट क्या चीज का बनाना है? नेट लायबिलिटी का बनाना है। तो शुरू किससे करें? ग्रॉस लायबिलिटी से। एक्स ने 6,000 शेयर्स को अंडरराइट किया, तो सॉरी, एक्स ने 6,000 शेयर्स को अंडरराइट किया, तो एक्स का ग्रॉस लायबिलिटी 6,000 शेयर्स का है, वाई का 2,500 और जेड का 1,500। अब नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस लायबिलिटी से कुछ माइनस करना पड़ेगा। पहले क्या माइनस करें? मार्क एप्लीकेशन। पहले फर्म अंडरराइटिंग को माइनस करो, बाद में भी करने से चलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, आगे पीछे चल सकता है। अपने को बेसिकली तीन चीज माइनस करना है ग्रॉस लायबिलिटी से। क्या क्या माइनस करना है केशव, बताओ? मार्क्ड सर सर। एप्लीकेशंस। हाँ सर। ग्रॉस लायबिलिटी से तीन चीज माइनस करना है, वो तीन चीज क्या है? सर एक मार्क एप्लीकेशन, एक अनमार्क एप्लीकेशन और एक फर्म अंडरराइटिंग। पहले फर्म अंडरराइटिंग माइनस करना हाँ, होता है। पहले फर्म अंडरराइटिंग माइनस करो, फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करो, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस माइनस करो। बट आप इस ऑर्डर को एग्जाम में चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट तीनों एक के बाद एक माइनस करना है, तीनों एक एक करके एक के बाद एक माइनस करना है। तो लेस करो फर्म अंडरराइटिंग। तो एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से। एक्स ने 800 शेयर्स का फर्म अंडरराइटिंग दिया था, तो एक्स से 800 माइनस करेंगे, वाई से 300 और जेड से 1,000। फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस को माइनस करो। इसका भी वैसे करना है, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से। तो एक तरीके से अपने क्या कर रहे हैं केशव, बताना मेरे को। हम लोग फर्म अंडरराइटिंग को
बिल्कुल मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एक्स का एक्स से माइनस कर रहे हैं, वाई का वाई से माइनस कर रहे हैं, जेड का जेड से माइनस कर रहे हैं। वैसे ही ट्रीटमेंट हो रहा है ना। हाँ सर। तो फर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट बिल्कुल मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह हो रहा है। यहां पर लिख लो, ट्रीटेड एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। फर्म अंडरराइटिंग का केशव ध्यान से सुनो, पेन छोड़ो बेटा। फर्म अंडरराइटिंग का एक और ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सर क्या बोल रहे हो? फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करने का मतलब कैसे करना है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट, टोटल फर्म अंडरराइटिंग कितना है? 2100। 2100। जैसे अभी आपने क्या किया, एक्स का एक्स से माइनस किया, वाई का वाई से माइनस किया, जेड का जेड से माइनस किया, बिल्कुल मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट किया। अभी क्या करना है? टोटल फर्म अंडरराइटिंग 2100 है। तो 2100 को अपने क्या करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे और माइनस कर देंगे, बिल्कुल अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को अपने क्या करते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटकर माइनस करते हैं। वैसे फर्म अंडरराइटिंग को अगर अपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करें तो कैसे करेंगे? टोटल फर्म अंडरराइटिंग 2100 है। 2100 को ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटकर माइनस कर दो, यानी 2100 का रेशियो कर दो, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दो, करके माइनस करो। मतलब इस केस में एक्स का एक्स से माइनस नहीं होगा, वाई का वाई से माइनस नहीं होगा, जेड का जेड से माइनस नहीं होगा, एक रेशियो जीएल के रेशियो में माइनस होगा। मतलब 2100 को अपने माइनस करेंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। समझ में आया बेटा आपको? यस सर। तो क्या करना है एग्जाम में? एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करना, जो कि ज्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल है। बट अगर क्वेश्चन खुद चलकर बोल रहे हैं कि फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करना है, तब तो उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करेंगे। जितना टोटल फर्म अंडरराइटिंग है उसको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांटकर माइनस कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस के केस में करते हैं। जीएल के रेशियो में बांटकर माइनस करते हैं, तो फर्म अंडरराइटिंग को भी जीएल के रेशियो में बांटकर माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है वैसे तो ही करना है, फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बिल्कुल सेफली आप फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करोगे। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ और हमने हमने फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कर दिया, तो क्या हमें नंबर मिलेंगे? आंसर इज यस। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सर दोनों केस में करेक्ट होगा, आंसर डिफरेंट आएगा, डेफिनेटली आंसर डिफरेंट आएगा।
बट दोनों आंसर करेक्ट होंगे। एग्जामिनर को जो सीयू आंसर्स भेजता है ना क्वेश्चन पेपर का, मैं चेक करता हूं ना क्वेश्चन पेपर आंसर स्क्रिप्ट्स, तो सीयू जो आंसर भेजता है उसमें दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ रहता है। तो स्टूडेंट ने जैसे भी सॉल्व किया है उसको नंबर मिल जाएंगे। तो सीयू जो आंसर भेजता है उसमें दोनों तरीके से सॉल्व किया हुआ रहता है। तो स्टूडेंट ने जैसे भी सॉल्व किया उसको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या पूछ रहे थे बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? क्लियर है? यस सर। हम्म। क्वेश्चन करेंगे अपने, बिल्कुल करेंगे तो उससे और अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करेंगे। अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस किस रेशियो में करना है? जीएल के रेशियो में करना है। 60:25:15। आप रेशियो को रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट रिड्यूस फॉर्म में करने से क्या होता है ना, रिड्यूस करने के चक्कर में कभी कभी कैलकुलेशन एरर हो जाता है। तो कम कैलकुलेशंस करके आंसर को लिखने का कोशिश क्या करो जिससे एरर कम हो। रिड्यूस फॉर्म में करने से कैलकुलेशन एरर होने का चांसेस है। तो 12:5:3 भी लिख सकते हैं, बट मैं तो यही लिखूंगा 60:25:15। चलो बताओ कितना कितना आ रहा है। सर सर 900, 375, 375, 225। सर पहले वाला 900 होगा। 900 होगा। 900, फिर 375, थ्री थ्री सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव 225। 225। तो देखो अपने ग्रॉस लाइबिलिटी से क्या लेस किए, तीन चीज लेस किए एक के बाद एक। फर्म अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। आप एग्जाम में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, बट तीनों एक के बाद एक माइनस करना है। सर एग्जाम में अगर अपने पहले मार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करें, फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करें, बाद में फॉर्मेलिटी को लेस करें तो चलेगा? ऑब्वियसली यस। थोड़ा मैथमेटिकली भी सोचो, है ना? बट जो भी करना है एक के बाद एक माइनस करना है। अब नेट अमाउंट कैलकुलेट करो, लिखना कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हो कि वाई एंड जेड का सरप्लस है। तो वाई एंड जेड का सरप्लस का बेनिफिट किसको जो मिलेगा? एक्स को मिलेगा। वाई एंड जेड का सरप्लस का बेनिफिट किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। इसमें कोई रेशियो यूज करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज तीन अंडर राइटर्स है और तीन में से दो अंडर राइटर्स का सरप्लस है। तो बाकी बचा एक जो अंडर राइटर है, उसी को सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो वाई एंड जेड का सरप्लस का बेनिफिट एक्स को मिलेगा। सरप्लस ऑफ वाई एंड जेड गिवन टू एक्स। 175 प्लस 225 कितना होता है? 400। 400।
वाई और जेड में प्लस करने की, जीरो लाने के लिए +175 +225 लिख दो। तो एक्स के नीचे 2900 आ रहे हैं। ये 2900 क्या है? अनसब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स। याद करो 2900। तो एक्स को अकेला वो 2900 शेयर्स को सब्सक्राइब करना है। तो ये एक्स का नेट लाइबिलिटी है। ये एक्स का नेट लाइबिलिटी है। वाई और जेड का 00 है। एक्स का नेट लाइबिलिटी इज 2900, वाई और जेड का 00 है। क्लियर? अब एक और चीज बता रहा हूं, लिख लिया? यस सर। अब एक और चीज बता रहा हूं, पेन को नीचे रख दो, ध्यान से सुनो। इंपॉर्टेंट है, मिस हो गए तो गलत हो जाएगा आंसर। अब एक्स को 2900 शेयर्स तो अनसब्सक्राइब्ड वाला खुद सब्सक्राइब करना है। एक्स को 2900 अनसब्सक्राइब्ड वाला शेयर सब्सक्राइब करना है। क्या 2900 के अलावा, 2900 के अलावा क्या एक्स को और भी शेयर्स सब्सक्राइब करने हैं या नहीं? मैं बताऊंगा। क्या एक्स को 2900 के अलावा और भी शेयर सब्सक्राइब करने हैं भी या नहीं? करने हैं। समझ में है कैसे? मेरा क्वेश्चन क्या है? एक्स ने, एक्स को 2900 तो अनसब्सक्राइब्ड वाले शेयर्स को सब्सक्राइब करना है ही। क्या इसके अलावा कोई और भी शेयर सब्सक्राइब करना है या नहीं? ये मेरा सवाल है। कौन सा शेयर सब्सक्राइब करना है? फर्म अंडरराइटिंग वाला। फर्म अंडरराइटिंग वाला शेयर्स को सब्सक्राइब करना है। वो तो एक्स को खुद ही का खुद ही करना है। वो तो एक्स को अपना वाला फर्म अंडरराइटिंग का शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है। 800। तो एक्स को 2900 अनसब्सक्राइब्ड वाला शेयर सब्सक्राइब करना है, और 800 फर्म अंडरराइटिंग वाला शेयर्स को सब्सक्राइब करना है। एक्स को 2900 अनसब्सक्राइब्ड वाले शेयर्स को सब्सक्राइब करना है, और 800 फर्म अंडरराइटिंग वाले शेयर्स को सब्सक्राइब करना है। यानी एक्स को कुल मिलाकर कितने शेयर सब्सक्राइब करने हैं? 2900 प्लस 800, 3700। 3700 शेयर सब्सक्राइब करना है। तो ये एक्स का क्या हो गया? नेट टोटल लाइबिलिटी। ये एक्स का क्या हो गया? टोटल लाइबिलिटी। एक्स को 2900 अनसब्सक्राइब वाला शेयर सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ उसने जो फर्म अंडरराइटिंग 800 शेयर्स को भी सब्सक्राइब करना है। उसने जो फर्म अंडरराइटिंग दिया था ना 800 शेयर्स का, वो शेयर्स भी सब्सक्राइब करना है। तो 2900 के साथ साथ 800 शेयर्स को भी सब्सक्राइब करना है। तो एक्स का टोटल लाइबिलिटी, टोटल TOTAL, टोटल लाइबिलिटी इज 3700। तो अपने क्या करेंगे? नेट लाइबिलिटी में ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग।
एक्स का 800। अभी क्वेश्चन मत पूछना कुछ भी, पूरा कंप्लीट करने दो, तब क्वेश्चन के लिए मैं बोलूंगा। तो वाई को तो कोई भी अनसब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब करना ही नहीं है, तो वाई को केवल अपने वाले फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स को सब्सक्राइब करने हैं। तो वाई का टोटल लायबिलिटी 300 है, जेड का टोटल लायबिलिटी 1000 है। जब भी क्वेश्चन में नेट लायबिलिटी, जब भी क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग, जब भी क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है, तो अपने को नेट लायबिलिटी के साथ साथ टोटल लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है बाय डिफॉल्ट, चाहे क्वेश्चन मांगे या ना मांगे। अगर क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है, अगर क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है, तो अपने को नेट लायबिलिटी के साथ साथ टोटल लायबिलिटी भी कैलकुलेट करना है। टोटल लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट लायबिलिटी प्लस फर्म अंडरराइटिंग इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। चाहे क्वेश्चन ने मांगा है या नहीं मांगा है, आपको नहीं देखना है। नहीं सर क्वेश्चन है तो बोला था नेट लायबिलिटी, कोई बात नहीं, आप नेट लायबिलिटी भी निकालोगे और टोटल लायबिलिटी भी निकालोगे, दोनों निकाल कर आओगे, अगर फर्म अंडरराइटिंग है तो अगर फर्म अंडरराइटिंग है तो नेट लायबिलिटी में ऐड करेंगे फर्म अंडरराइटिंग, निकल जाएगा टोटल लायबिलिटी। अब एक सवाल ये हो सकता है कि सर आपने टेबल में पहले तो फर्म अंडरराइटिंग को लेस किया, बाद में जाकर फर्म अंडरराइटिंग को आप ऐड कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप फर्म अंडरराइटिंग को टेबल में मत ही लो, मत लो, बिकॉज आप पहले लेस कर रहे हो, बाद में ऐड कर रहे हो, तो वो कैंसिल हो जा रहा है। तो इससे अच्छा तो फर्म अंडरराइटिंग को हटाओ। सोचना गलत है ऐसा, ऐसा सोचना गलत है। क्यों? बिकॉज पहले अपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस किए। क्यों लेस किए? नेट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। नेट लाइबिलिटी क्या है? अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स जो अंडरराइटर्स को सब्सक्राइब करना है। तो तीनों अंडरराइटर्स का मिलाकर एक्स वाई जेड का मिलाकर 2900 आना ही चाहिए। नेट लायबिलिटी 2900 आना ही चाहिए। अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? 2900। तो नेट लायबिलिटी तीनों अंडरराइटर्स का मिलाकर 2900 आना ही चाहिए। तो वो 2900 तभी आएगा जब आपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस किया हो। अगर आप फर्म अंडरराइटिंग को लेस नहीं करते हो तो नेट लायबिलिटी 2900 नहीं आएगा, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेट लायबिलिटी क्या है? जो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स अंडरराइटर्स को सब्सक्राइब करने। अनसब्सक्राइब कितने शेयर्स है? 2900।
तो नेट लायबिलिटी भी 2,900 आना चाहिए ही चाहिए, आना चाहिए ही चाहिए। तीनों अंडरराइटर्स का मिलाकर 2,900 आना चाहिए ही चाहिए। वो 2,900 तब ही आएगा जब आपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस किया हो। अगर आप फर्म अंडरराइटिंग को लेस नहीं करते हो तो नेट लायबिलिटी 2,900 नहीं आएगा। नहीं आता तो अपना कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो इसलिए पहले पहले नेट पहले फर्म अंडरराइटिंग को क्यों माइनस किया है? नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, विच इज इक्वल टू द अनसब्सक्राइब नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहले फर्म अंडरराइटिंग को माइनस किए हैं। क्यों माइनस किए? नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। बाद में नेट लायबिलिटी के साथ फर्म अंडरराइटिंग को ऐड किए टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। बाद में फर्म अंडरराइटिंग को नेट लायबिलिटी के साथ ऐड किए टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है? कि टोटल में अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। इन टोटल अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है, दैट इज टोटल लायबिलिटी। तो अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना पड़ सकता है? एक अनसब्सक्राइब वाला शेयर्स, अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना पड़ सकता है? एक अनसब्सक्राइब शेयर्स और एक फर्म अंडरराइटिंग। ये दोनों अंडरराइटर्स को ही सब्सक्राइब करने हैं। फर्म अंडरराइटिंग तो वो करेगा ही करेगा और अनसब्सक्राइब उसको करना पड़ेगा। उसने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, अग्रीमेंट साइन किया है। So total liability is the total number of shares to be subscribed by the underwriters, which is equal to the unsubscribed shares and the firm underwriting. यानी net liability plus firm underwriting is equal to total liability. तो फिर से अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, साइलेंट वाइलेंट छोड़ो, क्वेश्चन जो भी डिमांड करे, अगर क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग है तो नेट लायबिलिटी के साथ साथ टोटल लायबिलिटी भी कैलकुलेट करके आना होगा आपको। फिर से बता रहा हूं, आई एम एन एग्जामिनर हु चेक्स corporate accounting paper among other papers also, so I know what is the requirement of CU from you all. अब डाउट किसी को पूछना है तो पूछ सकते, इट इज ओपन फॉर ऑल एंड एवरीवन। डाउट पूछ सकते हैं, ओपन फॉर ऑल एंड एवरीवन। अच्छा, अगर डाउट नहीं है तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। क्या बता सकता हूं? बता सकता हूं? यस। यस सर। ध्यान से सुनो, ये अभी जस्ट बता रहा हूं, समझने का कोशिश करो। अभी तक तो सब क्लियर है ना? डन, अपना आंसर खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर ओवर हो चुका है। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है, चलो बढ़िया बात है। अभी एक एक्स्ट्रा ज्ञान बांट रहा हूं, ये एक्स्ट्रा ज्ञान को समझने का कोशिश करो। हम लोग इस पर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो इसका पूरा क्लैरिटी जब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आएगा। यानी अभी अगर समझने का पूरा कोशिश करो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। बिकॉज इसका पूरा क्लैरिटी अपने को कब मिलेगा? जब इस पर बेस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनो, जैसे अभी हमने क्या किया,
फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट किया। अभी अपने क्या किए, फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट किए। एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से माइनस किया। अगर अपने फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करेंगे करते, तो कैसे करते केशव बताओ। केशव बताओ कि अगर अपने फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते तो कैसे करते। सर, इन द केस ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग को वो जो 2100 है फर्म अंडर राइटिंग में जो टोटल सम 2100, उसको हम लोग को ग्लॉस लाइबिलिटी की तरह वो बांटना पड़ेगा रेशियो वाइज और फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है केशव, आपको सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर है। यस अब सर। अब मेरा सवाल ये है, वो तो क्लियर हो गया कि अगर अपने फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हैं तो टोटल फर्म अंडरराइटिंग तो 2100 है उसको अपने क्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांट कर एक्स वाई जेड से माइनस करेंगे। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट में जो अपने नेट लाइबिलिटी के साथ फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे, लास्ट में नेट लाइबिलिटी के साथ जो अपने फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे, वो कितना ऐड करेंगे, वो कितना ऐड करेंगे, एक्स का एक्स में ऐड करेंगे, वाई का वाई में ऐड करेंगे, जेड का जेड में ऐड करेंगे, या फिर जो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह अपने फर्म अंडरराइटिंग को बांटा था ना, जितना आपने अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह फर्म अंडरराइटिंग को बांटा था उतना ही ऐड करेंगे। सवाल सुनो पहले, लास्ट में अपने फर्म अंडरराइटिंग कितना ऐड करेंगे, क्या अपने एक्स का एक्स के साथ ऐड करेंगे, वाई का वाई के साथ ऐड करेंगे, जेड का जेड से ऐड करेंगे, यानी एक्स ने अगर 800 शेयर्स का फर्म अंडरराइटिंग दिया है तो एक्स के साथ 800 ऐड करेंगे, वाई का 300, जेड का 1000, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से ऐड करेंगे, या फिर जो आपने फर्म अंडरराइटिंग को रेशियो में बांटा था ना अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हुए, वो फिगर को ऐड करेंगे, या एक्स का एक्स का वाई का वाई से, वाई जेड का जेड से ऐड करेंगे। बताओ केशव, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। आपको समझ में आया मेरा सवाल। हाँ, मुझे समझ में आ गया। आपका कहने का मतलब है आइडर ये जो 800 300 हजार है ये मार्क एप्लीकेशन के फिगर को वो ऐड करना है कि अनमार्क एप्लीकेशन के फिगर को ऐड करना है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। किस केस में, जैसे अनमार्क वाले केस में क्या सर? हाँ, सर, अनमार्क वाले केस में तो मेरे को लगता है जो ग्लॉस लाइबिलिटी का वो होगा फिगर, वो जो ऊपर नीचे माइनस किए वही मेरे को लगता है नीचे ऐड होगा। जो ऊपर माइनस किए वही नीचे ऐड होगा। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। केशव बोल रहा है कि जो अनमार्क्ड, केशव बोल रहा है कि अगर अपने फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हैं तो जो ऊपर में लेस किए वही नीचे में ऐड करेंगे, जो ऊपर में लेस किए वही नीचे में ऐड करेंगे, वो ये बोल रहा है। जो नीचे में लेस किए वही, जो ऊपर में लेस किए वही नीचे में ऐड करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, जिसका जितना फर्म अंडरराइटिंग है उसका उतना ऐड करेंगे। आप खुद सोचो ना, फर्म अंडरराइटिंग को अपने ऐड क्यों कर रहे हैं, नीचे में ऐड क्यों कर रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नीचे में ऐड कर रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, टोटल लाइबिलिटी का मतलब ये है कि अंडरराइटर को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। टोटल लाइबिलिटी का मतलब कि अंडरराइटर को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है, कुल मिलाकर कितना शेयर सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब वाला प्लस फर्म अंडरराइटिंग मिलाकर कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। तो अंडरराइटर एक्स को तो 800 ही फर्म अंडरराइटिंग का शेयर सब्सक्राइब करना होगा ना।
अगर एक्स ने 800 का फर्म रेटिंग दिया है तो एक्स अपना वाला ही 800 फर्म रेटिंग का शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा ना, वाई 300 शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा ना, जेड 1000 शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा ना। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या, कि इन टोटल अंडरराइटर्स को कितना कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। अनसब्सक्राइब्ड प्लस फर्म अंडरराइटिंग मिलाकर नेट लायबिलिटी प्लस फर्म अंडरराइटिंग, तो एक्स को कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। उसने अगर 800 का फर्म अंडरराइटिंग दिया है तो वो 800 के शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा ना। वाई ने अगर 300 फर्म अंडरराइटिंग दिया है तो वाई 300 ही शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा ना। जेड अगर 1000 शेयर्स का फर्म रेटिंग दिया है तो जेड 1000 शेयर्स को ही सब्सक्राइब करेगा ना। समझ में आया। तो जो अपने टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए नेट लायबिलिटी में जो अपने फर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे वो एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से ऐड करेंगे। मतलब जिसने जितना फर्म अंडरराइटिंग दिया है उसका उतना शेयर्स ही ऐड होगा। एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से ऐड होगा। दैट इज इट। कंक्लूजन क्या निकला है। कंक्लूजन ये निकला है कि सर हर हाल में हर हाल में जब अपने नेट लायबिलिटी में फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे तो वो एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से ऐड करेंगे हर हाल में। ऊपर में चाहे तो ऊपर में चाहे तो ऊपर में चाहे तो जब अपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस कर रहे हैं, ऊपर में जब अपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस कर रहे हैं, ऊपर में जब अपने फर्म अंडरराइटिंग को लेस कर रहे हैं तो चाहे तो उसको मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें अपने एक्स का एक्स से माइनस करेंगे, वाई का वाई से माइनस करेंगे, जेड का जेड से माइनस करेंगे। या फिर फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जहां पर अपने 2100 को जीएल के रेशियो में बांटकर माइनस करेंगे। तो ऊपर में दो ऑप्शन है। ऊपर में जब अपने फर्म राइटिंग को लेस कर रहे हैं ना, लेस करते टाइम दो ऑप्शन अवेलेबल है। या तो फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करो, एक्स का एक्स से, वाई का वाई से, जेड का जेड से माइनस करो, या तो फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करो, 2100 को जीएल के रेशियो में बांटकर माइनस करो। तो दो ऑप्शन है, या तो फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करो या फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करो। बट नीचे में जब नेट लायबिलिटी के साथ अपने फर्म रेटिंग को ऐड करेंगे टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तब हर हाल में हर हाल में इन एवरी केस एक्स का एक्स से ऐड होगा, वाई का वाई से ऐड होगा, जेड का जेड से ऐड होगा। रीजन एकदम ऑब्वियस है। हम लोग टोटल लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या है, एक्स को इन टोटल कितना शेयर सब्सक्राइब करना है। तो अनसब्सक्राइब वाला 2900 करना है, और उसने, एक्स ने, जो खुद फर्म अंडरराइटिंग दिया 800 का, तो वो 800 ही शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। ज्यादा या कम शेयर्स को सब्सक्राइब क्यों करेगा। वाई ने अगर 300 फर्म अंडरराइटिंग दिया है तो वो 300 शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा, उससे ज्यादा या कम क्यों शेयर्स को सब्सक्राइब करेगा। तो टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए अपने हर हाल में जब फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे तो एक्स का एक्स से ऐड करेंगे, वाई का वाई से ऐड करेंगे, जेड का जेड से ऐड करेंगे। क्लियर है। यस सर। हम लोग को क्या करना है, अभी इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है बोलो तो।
फर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हुए रिपीट करना है। उससे एकदम पक्का वाला क्लियर हो जाएगा, है ना? फिगर्स के साथ लिखो। एक्स्ट्रास, if the firm underwriting is to be treated as unmarked applications, then the benefit of total firm underwriting of 2100 shares then the benefit of total firm underwriting of 200 shares is given to all the underwriters in the ratio of gross liability, that is 60 is to 25 is to 15. स्टेटमेंट शोइंग नेट लिएबिलिटी लिखे अपने स्टेटमेंट शोइंग नेट लिएबिलिटी, बट साथ में टोटल लिएबिलिटी भी कैलकुलेट करना है, बिकॉज क्वेश्चन में अगर फर्म अंडरराइटिंग है तो टोटल लिएबिलिटी भी कैलकुलेट करना है। लेस फर्म अंडरराइटिंग लिखो, ट्रीटेड एज ब्रैकेट्स में लिखो ट्रीटेड एज अनमार्क्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बांट के दो मेरे को। आई, कितना आ रहा है? जैनमून लाइन ही टान रहे हो कि कैलकुलेशन भी कर रहे हो? सब वो लिख रहे हो ऊपर का लाइन, एक्स्ट्रा स्टॉप नीचे लिखे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, वहीं पर पहुंचे अभी। ट्रेनवा को जल्दी जल्दी न भगाओगे, हैं? बैलगाड़ी की तरह चल रहे, सुपर फास्ट एक्सप्रेस बनो बेटा। बताओ, कोई तो बताओ। परितोष ने बताया है। सर 1260। और इसका
सर 525। 525। तो उसके सर 315। थ्री थ्री हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टीन फिर मार्क्ड एप्लीकेशंस और अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को लेस करेंगे जैसे ऊपर किए थे। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया क्या? हाँ सर। हो गया ना? केशव, किसका सरप्लस है बेटा? ये वाई का है। यानी केशव कहना चाह रहा है कि मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट किया तो आंसर डिफरेंट है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट किया तो आंसर डिफरेंट है कि नहीं है? हाँ सर। होगा ही ना। आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो, ऑब्वियस सा बात है, आंसर डिफरेंट आएगा ही। आप अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हो। क्या दोनों आंसर चलेगा एग्जाम में? मैंने क्या कहा कि सीयू जो अपने एग्जामिनर्स को, जो पेपर्स चेक करते हैं, एग्जामिनर्स को जो आंसर देता है ना, उसमें दोनों देता है। फर्म एंड राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हुए आंसर, एंड फर्म एंड राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट करते हुए आंसर। स्टूडेंट दोनों में से कुछ भी कर सकता है, दोनों आंसर कोई भी कर सकता है, दोनों आंसर करेक्ट है, मार्क्स मिल जाएंगे। अब क्या करना है, वाई का सरप्लस को अपने एक्स और जेड, एक्स और जेड को देंगे। वाई का सरप्लस का बेनिफिट एक्स और जेड को मिलेगा, किस रेशियो में? जीएल के रेशियो में। यानी 60:15, 4:1। 60:15, 4:1 के रेशियो मिलेगा, है ना? लेस सरप्लस ऑफ वाई गिवन टू एक्स एंड जेड in the ratio of 60:15। सर इसको देखिए, 4:1 भी आप लिख सकते हो। एक्चुअली मैं 60:15 इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ऊपर से मैंने, मतलब ऊपर में मैंने 60:25:15 लिखा है ना। ऊपर में अगर मैं रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखता तब मैं नीचे भी रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकता था। ओके सर। ऊपर में मैंने अगर 60:25:15 लिखा तो नीचे में 60:15 लिखना है। एक स्टूडेंट T2 का है, उसने मेरे को कहा प्रेजेंटेशन मैटर्स सर, हर क्लास में बोलते हैं प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो ये वही प्रेजेंटेशन है। लाइन टानना इज नॉट प्रेजेंटेशन, ये है असली प्रेजेंटेशन। नोट का भी रेफरेंस दे सकते हैं। हाय रब्बा। चलो बोलो, रेशियो में बांट कर बताओ मेरे को। सर पहला वाला होगा 320 और लास्ट वाला होगा 80। 320 और 80।
ये नेट लाइबिलिटी है। देखो नेट लाइबिलिटी एक्स का कितना है 2520, जेड का 380, टोटल कितना आ रहा है 2520 प्लस 380 इज 2900। तो नेट लाइबिलिटी 2900 आना ही होगा। और ये तभी आएगा जब फर्म अंडरराइटिंग को लेस करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्म अंडरराइटिंग दिया हुआ है तो अपने टोटल लाइबिलिटी को भी कैलकुलेट करेंगे। टोटल लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए फर्म अंडरराइटिंग को ऐड करेंगे। अब ऐड करते टाइम क्या करना है, हर सिचुएशन में हर हाल में ऐड करते टाइम एक्स का एक्स में ऐड करेंगे, वाई का वाई में ऐड करेंगे, जेड का जेड में। यानी एक्स ने जितना फर्म रेटिंग जितने शेयर्स का दिया है ना, एक्स ने जितने शेयर्स का फर्म रेटिंग दिया है वो एक्स में ऐड करेंगे, वाई ने जितने शेयर्स का फर्म रेटिंग दिया है वाई में ऐड करेंगे, जेड ने जितने शेयर्स का फर्म रेटिंग दिया है वो जेड में ऐड करेंगे। तो नीचे में ऐड करते टाइम एक्स का एक्स में, वाई का वाई में, जेड का जेड में ऐड करेंगे। बट ऊपर में लेस करते टाइम आप फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशंस या फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एक्स ने कितना फर्म रेटिंग दिया था 800, वाई ने 300 और जेड ने 1000, तो वो ऐड कर देंगे। बोलो क्लियर है? ये से क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट है? समझ में आया ना? इजी है बहुत ये चैप्टर। अभी तक जितने भी चैप्टर्स कराए सब में कंफर्ट लेवल है कि नहीं है? सब में कंफर्ट लेवल है। बस वही है, प्रैक्टिस करना है जितने क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस, मतलब क्लास में जितने क्वेश्चंस करा ना केवल उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहो तो एफिशिएंसी बढ़ते जाएगा। हर सब में फिर अपना कम टाइम लगते जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फिर। आज अपने यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। मैं सोचा था कि मैं आज ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, बट वही है, थोड़ा डिटेल में चला गया, एक्सप्लेन अच्छी से और अच्छी से कर दिया। अदरवाइज प्रीवियस बैच में मैंने अंडर राइटिंग को 2 ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया था। आपकी क्लास में 3 क्लास लग जाएगा, आपके केस में 3 क्लास लग जाएगा। कोई बात नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अच्छी से एक्सप्लेन किया है, डेप्थ में गए हैं अपने क्वेश्चन को। अदरवाइज भी सॉल्व किए, 2 तरीके से सॉल्व किए, तो उसमें टाइम लग गया। तो अच्छा है, कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो गया अपना। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही, नेक्स्ट क्लास उसको कंटिन्यू करेंगे। सर, हाँ बेटा, आपके लिए रुक जाता हूँ मैं। डाउट है ना बेटा? डाउट मतलब एज जनरल है, पढ़ाई रिलेटेड ही है पर वैसे। अच्छा ठीक है, तो आप वेट करो, रेस्ट में लीव। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।